सुबह के 10 बज गए हैं, तब भी ना उठने वाले अपने बेटे प्रताप पे उसके पापा पानी फेंकते हैं। प्रताप तुरंत उठकर, क्या पापा, गहरी नींद से उठा दिया आपने? मस्त सपना देख रहा था मैं। 30 साल के बाद भी बिना काम किए ऐसे ही रहोगे तो दिन में सपने देखने के अलावा और क्या होगा? कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते तुम? 10वीं तक पढ़ाकर पढ़ाई रुकवा दी तुमने। 10वीं पास बंदे को कौन सी नौकरी मिलेगी पापा? और तुमने कुछ धंधा थोड़ी ना शुरू किया है। तुम्हारे जैसे बाप को मेरे जैसा बेटा ही मिलेगा। इन बातों को सुन के पापा बहुत दुखी होते हैं। उस रात को बहुत सोचकर अगले दिन सुबह, बेटा प्रताप, ये लो गोल्डन ट्रैक्टर, यही एक जायदाद है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। प्रताप चौंक जाता है। क्या गोल्डन ट्रैक्टर? कहकर उस ट्रैक्टर को देखते रह जाता है। थोड़े दिनों बाद प्रताप के पापा गुजर जाते हैं। अगले दिन उस गोल्डन ट्रैक्टर को घर के सामने रखता है। उस गोल्डन ट्रैक्टर को देखने सभी गांव वाले आने लगते हैं। क्या भाई, सुना है तुम्हारे पापा ने मरने से पहले तुम्हें गोल्डन ट्रैक्टर दिया है? हाँ जी, इस गोल्डन ट्रैक्टर को मुझे भेंट में मेरे पापा ने दिया है। सोने का ट्रैक्टर कोई मामूली चीज नहीं है, इसका मूल्य 100 करोड़ से ज्यादा होगा। कहकर उसको छूने जाता है। रुको, इस ट्रैक्टर को मत छूइए। अब तक मैंने भी इस ट्रैक्टर को नहीं छुआ है। अब से इस ट्रैक्टर को छूने और देखने के लिए पैसे भरने पड़ेंगे। ऐसे प्रताप उस ट्रैक्टर को देखने आने वाले गांव वालों से पैसे वसूल करने लगा। उसी गांव में चोरों का सरदार, ओए, हमारे गांव में जिस बंदे ने खुले आम गोल्डन ट्रैक्टर को रखा है, उस गोल्डन ट्रैक्टर को बेच दिया तो कितना मिलेगा? पूरा ट्रैक्टर क्या भाई, अगर एक पहिया भी बेच दिया तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो फिर इस एक चोरी से हमारी जिंदगी बदल जानी चाहिए। यही हमारी जिंदगी की आखिरी चोरी होगी। उस रात को वो चोर उस ट्रैक्टर को एक बड़े से ट्रक में चढ़ाकर चोरी करते हैं। अगले दिन चोरों का सरदार, साथियों, हमारी आखिरी चोरी इतनी घन विजयी होगी, मैंने ये सोचा नहीं था। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इतने बड़े ट्रैक्टर को एक साथ नहीं बेच सकते, इसीलिए इसको हम पार्ट्स में बेचेंगे। कहकर उस गोल्डन ट्रैक्टर के टायर को निकालकर सेठ के पास जाकर, सेठ जी, ये लो सोने का टायर, कितना दोगे? सेठ उस टायर की परीक्षा कर रहा था और चोरों का सरदार, ओए, पैसों वाली थैलियां तैयार है ना? आज लक्ष्मी देवी पैसों की बरसात करने वाली है हम पे। इतने में वो सेठ सरदार के पास आकर, ये लो 10,000 रुपए, कहकर उसे 10,000 रुपए देता है। क्या सेठ, सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हो? हाँ हाँ, सोने का टायर बोलते ही सोना थोड़ी ना हो जाएगा। ये लोहे का टायर है, इस पे सोने का पेंट लगाया है। क्या ये सोने का ट्रैक्टर नहीं है, सिर्फ सोने के पेंट वाला है? कहकर बेहोश होकर गिर जाता है। वो चंपापुर नाम का गांव है। उस गांव के लोगों को बगल वाले गांव से कुछ भी लाना या ले जाना हो तो दोनों गांव के बीच वाली नदी को नाव पर पार करना ही पड़ता था। एक बार एक नेता चंपापुर आया। गाँव वालों, कैसे हो? आने वाले इलेक्शंस में हमारी पार्टी की तरफ से ये बलदेव को खड़ा कर रहे हैं, इससे जरूर जिताना होगा। यूँ कह ही रहा था कि वहाँ सभा में आए लोग एकदम से खड़े होकर चले गए। अरे ये क्या, सब यूँ चले जा रहे हो? रुकिए रुकिए। यूँ माइक पर बहुत पुकारने पर भी कोई नहीं रुका और सब चले गए। नेता तब बलदेव से, लगता है तेरा समय ही खराब चल रहा है। लगता है उन्हें तेरा मुंह पसंद नहीं आया। कल जरा ग्लैमरस दिखना, ठीक है? मैं फिर आऊंगा ना। सर, ग्लैमर क्या है सर? सचिन रूपवान है क्या? अब्दुल कलाम जी या फिर मदर तेरेसा बहुत खूबसूरत दिखती थी। आपने अपने पिछले साल इलेक्शंस में किए गए वादे पूरे नहीं किए, इसीलिए सब चले जा रहे हैं। वाह, क्या बात कही है, जैसे हमें पता ही ना हो। पहले दिन ऐसा हो गया, इसीलिए हम तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं। कहकर चला गया। बलदेव बहुत दुखी होकर वहाँ से निकल गया।
उस शाम नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत अपनी छड़ी पकड़कर इधर उधर देख रही थी। तब बलदेव वहाँ आकर, क्यों दादी, यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मेरा पोता बहुत समय के बाद आ रहा है तो इंतजार कर रही हूँ कि नाव कब आएगी। बलदेव और दादी मिलकर बहुत समय नाव का इंतजार किए, लेकिन आखिर नाव नहीं आई। बेटा, बहुत रात हो गई है, नाव अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं नाव डूब तो नहीं गई? तब बलदेव का एक दोस्त वहाँ आकर, अरे हमारे गांव आने वाली नाव डूब गई है, ऐसा मैंने सुना है। उनका पोता खुशनसीब से उस नाव में बैठा नहीं। वो बातें सुनकर दादी, भगवान की दया से मेरा बेटा उस नाव में नहीं बैठा, वरना मेरी क्या स्थिति होती। वे नेता इस बात को कब समझेंगे? हर साल 100 से ज्यादा लोग इस नदी में डूब रहे हैं, पता नहीं ये ब्रिज बनेगा अभी या नहीं। कहकर वहाँ से चली गई। बलदेव को बात समझ आ गई। ओहो, इसीलिए मीटिंग से सब ऐसे ही चले गए। यूं मन में सोचकर अपने दोस्त से, रे, इस गांव की समस्या को मैं सॉल्व करूंगा रे। कैसे करोगे रे? जानते हो कितने पैसे खर्च होंगे? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ही वो पैसा खर्च नहीं करने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। उस गांव तक जाने के लिए सिर्फ ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है रे। अंडरग्राउंड यहाँ से वहाँ एक टनल खोद दिए तो काफी है, उसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार हम खोते हुए गए तो करीब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। तुम्हें लगता है हमारे गांव वाले इतनी दूर पैदल चल पाएंगे? उसके लिए मुझे एक उपाय सूझा है। यहाँ से उस गांव तक अंडरग्राउंड मिनी ट्रेन लगाते हैं। दोस्त को वो सुझाव बहुत अच्छा लगा। सुपर, बहुत बढ़िया आइडिया है यार। कहकर वो और बलदेव मिलकर उनके गांव के नौजवान को बुलाकर, फ्रेंड्स, हमारी गांव की समस्या हम खुद सॉल्व करेंगे, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। कहकर अपनी पूरी बात समझाया। गांव वालों को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा और तुरंत जेसीबी, क्रेन सब लाकर नदी के नीचे एक बड़ा सा सुरंग तैयार किए। बलदेव तब स्टेशन मास्टर को बुलाकर, सर, ये अंडरग्राउंड टनल हम सब गांव वालों ने मिलकर बनाया है। इस टनल के रास्ते से क्या आप हमारे लिए एक मिनी ट्रेन का इंतजाम कर सकते हैं? कहकर रिक्वेस्ट किया। इतने सारे लोग मिलकर हमारी गांव की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भला मदद क्यों ना करूंगा। एक पुराना इंजन और ट्रेन है, वो यहाँ चला सकते हैं। फिर उस गांव के टनल में मिनी ट्रेन का इंतजाम हो गया। गांव वाले उस ट्रेन में बैठकर अंडरग्राउंड टनल से जब जा रहे थे तो नदी में मौजूद छोटे छोटे मछली और वो दृश्य देखकर आश्चर्य रह गए। फिर कम समय में ही वो ट्रेन बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। गांव वाले फिर बलदेव की प्रशंसा किए। फिर बाद में वो नेता आया। हाँ, मुझे पता है बलदेव कि तुम जैसा कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें फिर हमारी पार्टी में ज्वाइन करवाने आया हूँ। नहीं सर, मैं इंडिपेंडेंट ही इलेक्शंस में खड़ा होऊंगा। उस साल के इलेक्शंस में बलदेव अंडरग्राउंड ट्रेन को चिन्ह की तरह लगाया। गांव वाले फिर बलदेव को जिता दिए। वो स्कूल ग्राउंड है। उस ग्राउंड पर विनोद प्रताप नाम के 2 मित्र एक छोटे बॉल के साथ खेल रहे थे। ए प्रताप, ये लो कैच, कहकर बॉल फेंका। प्रताप वो बॉल पकड़कर, नाइस थ्रो मैन, देखकर तो लगता है कल बॉल गेम में तुम ही फर्स्ट आने वाले हो। वो बातें सुनकर बालू नाम का एक मोटा आदमी आकर, क्या कल होने वाले बॉल गेम में ये विनोद कहीं का फर्स्ट प्लेस आएगा? रे, वो विनोद नहीं है रे, विनोद है, समझे? हाँ, जो भी है, ये विनोद कहीं का कल बॉल गेम में जीतना नामुमकिन है। कहते हुए जिस बॉल से वे खेल रहे थे उसे लेकर पैर से कुचल दिए। बस फिर वो बॉल फट से टूट गया। आप खेलो रे बॉल से, कहकर चला गया। रे, ये बालू मुझसे इतना क्यों चिढ़ता है? मैंने उससे क्या किया है रे? अब देखो बॉल गया, अब घर में मैं बिना बॉल के गया तो मुझे मारेंगे। क्यों दुखी हो रहा था। इतने में ट्रैंग 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 ट्रैंग, है बॉल भाई बॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल, कॉर्क बॉल। यूं चिल्लाते हुए
एक बॉल वाला बेचते हुए आ रहा था। बॉल वाला विनोद को दुखी देखकर, क्यों बेटा, दुखी क्यों हो, क्या हुआ है? विनोद ने जो हुआ उसे बताया। इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो? ठीक है, ये लो बॉल, घर जाओ। मुझे नहीं चाहिए। अगर तुमसे मैंने ये ले लिया तो फिर वो मोटा आकर बॉल को पैर से कुचल देगा, तब तुम फिर से दोगे क्या? उसे सबक सिखाना है, मुझे उसके लिए मदद करोगे? ठीक है बेटा, कहो क्या है? तब विनोद ने उसे क्या करना है कहा। अगले दिन वो बॉल वाला विनोद के पास आकर, बेटा, जैसे तुमने कहा वैसा ही मैंने एक बड़े से बॉल को तैयार किया है, वो देखो, कहते हुए उसे दिखाया। विनोद वो बॉल देखकर, वाह, इतना बड़ा बॉल, कहते हुए रघु से, अरे रघु, आज शाम को वो मोटा जब आएगा तो पता है ना कि क्या करना है? याद है रे, मैं तैयार हूँ। उस शाम बालू को ग्राउंड की ओर आते हुए देखकर विनोद रघु बालू को सुनाई दे वैसे बात कर रहे थे। अरे विनोद, कल अगर तुम्हें बॉल कंपटीशन में जीतना है तो इस जायंट बॉल से खेलना, जरूर तुम ही जीतोगे। वो बातें सुनकर बालू, क्या ये विनोद फर्स्ट आएगा? कहाँ है वो बॉल से मैं ही खेलूंगा, कहकर वो बड़े बॉल के पास गया। बालू उसे उठाने की कोशिश किया, तब वो लुढ़कते हुए बालू के पास आने लगी। हे भगवान, ये बॉल क्या इतना भारी है? ये क्या, ये तो मेरी ओर आ रहा है, कहते हुए भागने लगा। लेकिन वो बॉल उससे तेजी से आकर बालू के ऊपर छट गई। बस बालू फिर जमीन पर चिपक गया। तब से बालू सबको सताना बंद कर दिया, ना ही किसी और के बॉल को हाथ लगाया।